अब हम लोग अभी पढ़ तो जलालुद्दीन खिलजी रहे हैं, लेकिन अभी अलाउद्दीन की बात ज्यादा होगी, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का मालिक है, ठीक है। और दिल्ली के बगल में इधर क्या है, यूपी, जिसको आप अवध के नाम से जानते हो आज की डेट में, जिसको अभी उसको अवध पहले अवध बोलते थे, अभी उसको यूपी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ का गवर्नर कौन है अवध का, यहाँ का बाली कौन है, गवर्नर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, उसके पास अपनी शक्तियां होती हैं, अपनी पावर्स होती हैं, अपनी आर्मी होती है, वो सब चीजें उसके पास होती हैं। तो यहाँ से ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी अपनी पावरों को, अच्छा जलालुद्दीन खिलजी तो बिजी है इस वाले रूट पे, ये कहता तू भाड़ में जा बिजी रहे, मैं यहाँ से कुछ और ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से दक्कन की तरफ जाने वाला पहला व्यक्ति बनता है, दक्कन, ठीक है ना। अब दक्कन वाली कहानी को कुछ आप ऐसे समझना कि लेट सपोज ये इंडिया है, ठीक है ना। तो इसको आप 3 पार्ट में पढ़ना, ये है आपका नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत जो है पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया में ही रही है ना, साउथ में दिल्ली सल्तनत नहीं गई थी, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया के बाद अगला जो हिस्सा है इसका, उसको आप लोग बोलते हो डेक्कन, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना। यानी कि नॉर्थ इंडिया से जो लगता हुआ दक्षिण वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्कन या डेक्कन, डेक्कन या दक्कन, ठीक है। और ये जो साउथ वाला हिस्सा है, प्रॉपर साउथ वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है ना, इसको आप लोग बोलते हो दक्षिण भारत या साउथ इंडिया, ये है साउथ या दक्षिण, क्लियर है। तो इंडिया के 3 हिस्से आपको समझने पड़ेंगे। पहला है आपका नॉर्थ इंडिया जिसमें दिल्ली सल्तनत चली, दूसरा है डेक्कन जहां पर मराठा चली, और तीसरी है साउथ जहां पर डिफरेंट डिफरेंट राजघराने समय समय पर चलते रहे। क्लियर है मेरी बात, यहां तक क्लियर है। तो इंडिया के 3 पार्ट हैं जिसकी हम लोग बात करें, ठीक है ना। अभी तक दिल्ली सल्तनत में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कोई भी स्लेव डायनेस्टी का कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो दक्षिण की ओर सोच रहा हो, जा रहा हो या अटैक कर रहा हो। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है कि वो अवध का नवाब, अवध का बाली है, और पूरी दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा व्यक्ति है, सुल्तान नहीं है, पहला ऐसा व्यक्ति है जो साउथ की तरफ, दक्कन की तरफ जाने की सोचता है और वहां पर जाता है, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में, कई बार क्या, मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कौन सा वो सुल्तान था जो दक्कन में जाता है ना। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जो दक्कन पे अटैक करता है, दक्कन पर राज करता है, दक्कन पर शासन करता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड का सारा खेल है। उसने पूछा था दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्कन भारत पर या दक्षिण भारत पर, दोनों पर शासन किया। क्लियर है मेरी बात यहां तक। और यही क्वेश्चन जब चेंज हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, नेम ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पहला व्यक्ति बना दक्कन पर या दक्षिण पर आक्रमण करने वाला, ठीक है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो एकदम अलग हो जाएंगे। जैसे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने दक्कन पर सबसे पहले आक्रमण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। उस सुल्तान का नाम बताओ जिसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया या वहां पर शासन किया, तो उसका नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। अब समझाऊंगा कैसे, अभी यहीं तक की बात आप समझो। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब दक्कन में जाता है, जब साउथ में जाता है, तो वो एज अ गवर्नर ऑफ अवध जा रहा है, समझे। क्योंकि सुल्तान कौन है, सुल्तान तो उस टाइम पे जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं था, क्लियर है। तो एज अ गवर्नर ऑफ अवध जा रहा है वो साउथ के ऊपर। और दूसरी बात, वो यहाँ पे सिर्फ लूटने के लिए जा रहा है, उसका जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ लूट मचाना है वहां पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर करना चाह रहा है, कह रहा है इससे पहले कोई गया नहीं, क्यों नहीं गया, ऐसा क्या था वहां पे जाना चाहिए था, ये सब चीजें वो जानना चाहता है। इस चक्कर में वो दक्कन की तरफ जाने के लिए अपना प्लान कर लेता है, ठीक है ना। सुल्तान बिजी है, कहता तू बिजी रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो होता क्या है कि 1296 में, अच्छा एक प्रॉब्लम और भी है कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, जो जलालुद्दीन खिलजी है, जब ये सुल्तान बनता है ना 1290 में, तो इस व्यक्ति की एज 70 साल होती है। 70 साल की एज में तो सुल्तान बना है वो, है ना। एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है इस टाइम पे, ठीक है ना। ओके, तो अब आप ये चीज देखो कि वो 70 साल का है, वो यहाँ पे सल्तनत में खुश है, वो यहाँ पे कोशिशें कर रहा है, देख रहा है, सब कुछ चल रहा है उसके यहाँ पे। मीनवाइल अलाउद्दीन खिलजी जो उस टाइम का एक युवा था, वो क्या करता है, अपनी आर्मी लेता है और दक्कन की ओर चलाया था। 1296 में वो दक्कन में देवगिरी नामक एक जगह पे अटैक कर देता है। देवगिरी, देवगिरी इज ऑल्सो नोन एज दौलताबाद। देवगिरी को आज की डेट में दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देवगिरी या दौलताबाद में उस समय पे यादव वंश का राज हुआ करता था, यादव, यादवा डायनेस्टी वहां पे हुआ करती थी,
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की किस्मत अच्छी थी कि जिस टाइम इसने अटैक किया तो वहां पे जो यादव डायनेस्टी थी वो दक्षिण भारत में अलग अलग जगह पे अटैक करने में बिजी थे, तो वो अपने घर को छोड़ के गए हुए थे जिस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने यादव डायनेस्टी के ऊपर वहां पे अटैक किया था साउथ इंडिया में जाके, ठीक है ना। तो उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी। उस साथ में क्या हुआ कि उसने देवगिरी या दौलताबाद पे अटैक किया, और दौलताबाद में अटैक करने के बाद उसने यहाँ से अथाह पैसा जीता, अथाह मतलब एक अनलिमिटेड पैसा उसने यहाँ पे उठा लिया, है ना। और ये मैं जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी तब मैंने ये वाली बात बोली थी, जिसके पास पैसा है उसके पास क्या है, वो सल्तनत संभाल सकता है, उसके पास सल्तनत काम करेगी, है ना। कि जिस पे पैसा उसके पास आर्मी है, जिसके पास पैसा उसके पास लॉयल पर्सन है, जिसके पास पैसा उसके पास दूसरों का भरोसा है ना, उसके पास प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करने की हिम्मत है, वो सारे के सारे काम वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहां अटैक करता है, देवगिरी दौलताबाद पे अटैक करता है 1296 में। यादव डायनेस्टी वहां पे उस समय पे रूलिंग किया करती थी, ठीक है ना। उसकी अब्सेंस में वो वहां पे अटैक करता है और वहां से बहुत सारा पैसा वो जीत के लेके आता है, ठीक है ना। ऐसा इतिहासकार कुछ मानते हैं, इसके साक्ष्य नहीं है। कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं से कोहिनूर का हीरा इसको वहीं मिला था, है ना। इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देवगिरी से बहुत सारा पैसा लेके आया। ओके, यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी को ये भनक लग गई, इसको पता चल गया कि अलाउद्दीन ने बिना पूछे देवगिरी पे अटैक किया, कह रहा कोई बात नहीं। और ये इसको जो पता चलता है ना कि अलाउद्दीन ने जो वहां पे अटैक किया वहां से उसने बहुत सारा पैसा लिया है, हद पार पैसा उसने वहां पे लूटा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक कोई भी सल्तनत में कोई भी ऐसा व्यक्ति या सुल्तान था ही नहीं जो साउथ की तरफ जाने की सोच रहा हो, पहला व्यक्ति है। उसके हाथ में जो आया वो सब उठा के लेके आ गया। एनीवे, अब इसको ये उम्मीद थी जलालुद्दीन खिलजी को कि अलाउद्दीन खिलजी जब आएगा, क्योंकि मैं उसका चाचा भी हूँ, ससुर भी हूँ और सुल्तान भी हूँ, तो वो पहले मेरे को रिपोर्ट करेगा, यहाँ पे अकाउंट का काम करेगा, सेटलमेंट करेगा, ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा दे देगा और अपना हिस्सा लेके वो चला जाएगा, ठीक है। ऐसा इसको लग रहा था, ऐसा जलालुद्दीन को लग रहा था कि ऐसा करेगा, ठीक है ना। लेकिन अलाउद्दीन क्या करता है, अलाउद्दीन जलालुद्दीन को रिपोर्ट करने की जगह सीधा अवध चला जाता है। अवध में इसके जो कैपिटल थी, अवध में जहां पे रहता था, जो इसकी कैपिटल थी, उस जगह का नाम था काड़ा, काड़ा, ठीक है। तो कड़ा में चला जाता है, कड़ा में एक किला है प्रॉपर, वहां पे आज भी है, ठीक है ना। तो अवध में कहां चला जाता है, अवध के काड़ा नामक जगह पे या काड़ा नामक किले के अंदर चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और वहां पे जाके अपना सारा पैसा वैसा रख के बैठ जाता है। जब जलालुद्दीन खिलजी को ये बात पता चलती है कि दामाद जो है, बेटा जो है या भतीजा जो है, या हमारा जो गवर्नर है बाली जो है, वो हमारे पास ना आके अपने ही अड्डे में चला गया, है ना। तो उसको एक तो बात क्लियर होगी कि इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो है वो भरोसे लायक नहीं है और उस पर ज्यादा अच्छा ट्रस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मौका मिले तो इसको यहाँ से रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो आने वाले समय पे हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोचने के बाद जो जलालुद्दीन खिलजी था, ये सोचने के बाद जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से अपनी आर्मी लेके कहां चला जाता है, काड़ा, कहां चला गया, काड़ा नामक जगह पे चला गया, ठीक है ना। यहां से आर्मी लेके जाता है, अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि तुम लोग यहाँ पे बाहर ही बैठे रहना, वेट करना कि मैं जाऊंगा यहाँ से अकेला, ठीक है, अलाउद्दीन से मुलाकात करूंगा, ठीक है, उससे जो पैसा वैसा जो भी उसके पास पड़ा है वो लेके जब वहां से निकल जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग उस पर अटैक कर देना, उसको मार पीट के खत्म कर देना, ठीक है ना। ये एक ऐसी करके कुछ उसकी प्लानिंग थी जलालुद्दीन खिलजी की। लेकिन मैंने बोला कि जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये जब काम, ये प्लानिंग जब चल रही थी, तो इसी के कुछ खास लोगों ने अलाउद्दीन को पहले इसकी न्यूज दे दी थी कि भैया ऐसे करके ये सोच रहा है, अब तू देख ले क्या करना है, क्लियर है। तो अलाउद्दीन पहले से प्रिपेयर था, तो इसने जहां अपनी आर्मी खड़ी कर रखी थी, इसके पीछे अलाउद्दीन की छुपी हुई आर्मी थी बहुत सारी, जो इनकी आर्मी को पता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, इनके पास कोई खबरें नहीं थी। खैर, जलालुद्दीन मिलने जाता है अलाउद्दीन खिलजी से, और वहां पे वो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन की हत्या कर देता है, उसको मार देता है, ठीक है। और उसकी आर्मी जो है, जो उसको एक ही ऑप्शन देते हैं कि या तो हमारे लॉयल हो जाओ, पैसा लो, या हम आपको भी मार दे। सारी आर्मी अरेस्ट होगी, सारी की सारी आर्मी जो थी वो अरेस्ट हो जाती है, इनकी बात मान जाती है, और ये आर्मी भी अलाउद्दीन की फौज के अंदर शामिल हो जाती है। और हत्या होती है तो किसकी होती है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन का चाचा कह लो, उसके ससुर कह लो, या उसका सुल्तान कह लो, ठीक है ना। इस तरीके से 1296 में अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करता है, अपने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है, ठीक है ना। चलिए, अगला टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कैसे सुल्तान बनता है, ये तो अपने को क्लियर है ना। अपने चाचा की या सुल्तान की या ससुर जी की हत्या करके वो सुल्तान बन जाता है, ठीक है। और अलाउद्दीन का जो एरा था वो एकदम ईस्ट और वेस्ट था, इतना फर्क था अलाउद्दीन के एरा में और जलालुद्दीन खिलजी के एरा में, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। अब
आप लोग मेरे को आंसर लिखो यहाँ पे कि अलाउद्दीन जब सुल्तान बनेगा तो इसके लिए क्या क्या समस्याएं होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, आप लोग बताओ क्या क्या होनी चाहिए ना। प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेगी? एक तो इंटरनल इंडियन किंग, ठीक है, ओके, जो भारतीय राजा है एक तो वो समस्या है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है जलालुद्दीन खिलजी की फैमिली, उसके भी तो अपने बच्चे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी फैमिली एंड लॉयल, यहीं पे लिख देता हूं, जलालुद्दीन खिलजी की फैमिली एंड लॉयल ग्रुप, ठीक है। तीसरा लिबरल रिलीजियस ग्रुप, ठीक है ना, कि दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक लिबरल होता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है। लिबरल यानी कि उदारवाद, ऑर्थोडॉक्स यानी कि एक जो रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं ना। तो जो उदारवादी व्यक्ति थे वो इस चीज से खुश नहीं थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है ना। ओके, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके पास, और इशू क्या हो सकता है इसके लिए? मनी एंड साउथ इंडिया, पैसा तो बहुत जीता था साउथ इंडिया से, अब उसके दिमाग में ये आ गया था कि यार साउथ इंडिया तो अपने को बैक टू बैक जाता रहना चाहिए जब इतना पैसा अपने को वहां से मिल रहा है तो, ठीक है ना। मोटा मोटी उसकी ये जो थी वो समस्याएं थी अलाउद्दीन खिलजी की उस टाइम पे, इनके ऊपर वो काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, जो पैसा उसने दौलताबाद या देवगिरी से लूटा, जितना पैसा वो वहां से लेके आया देवगिरी से, वो सारा का सारा पैसा उसने अपने लिए लॉयल लोगों को खरीदने में लगा दिया, ठीक है। जितने भी लॉयल जो ग्रुप था उसको बड़ा करने में, ठीक है ना। जो जलालुद्दीन खिलजी के जितने भी खास थे, हाँ, एक्सपेंडिंग द बाउंड्री ऑफ द सल्तनत, बिल्कुल अंकिता एकदम ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो जितने भी उस टाइम पे जलालुद्दीन खिलजी के जो खास लोग थे, ठीक है ना, उनको अपने फेवर में करने के लिए, उनको अपनी बातें मनवाने के लिए, जिसको जो पैसा पद जो भी चीज चाहिए थी वो इसने देना स्टार्ट किया, सो दैट इसके पास जो ग्रुप है वो स्ट्रांगली इसका बना रहे, ठीक है ना। ये सारा जो पैसा वो लेके आया था देवगिरी से, उसने यहाँ पे अपना यूज कर लिया उस पैसे को। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब पैसा उसका चला गया, पैसा जो था उसके पास कुछ खास बचा नहीं है ना। तो उसको चाहिए कि भाई अब पैसा चला गया तो पैसा और भी कमाना है। उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे यहाँ पे गुजरात, कहानी है 1299 की। अब कलेश देखना कैसे स्टार्ट हो रहे हैं पूरी सल्तनत के अंदर। तो गुजरात के अंदर एक राजा होते हैं, राजा का नाम होता है रायकर्ण, राजा का नाम है रायकर्ण। गुजरात के एक शासक हैं, उनका नाम है रायकर्ण, यहां लिख देता हूं, रायकर्ण, ठीक है। 1299 की मैं बात बता रहा हूं, गुजरात के एक रूलर है, रूलर का नाम है रायकर्ण, ठीक है। रायकर्ण का जो सेनापति है, सेनापति मतलब जो उसके कमांडर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है, इसका जो कमांडर है उसका नाम है कर्ण बहोला, कर्ण बहोला, कर्ण बहुला, ठीक है ना। तो ये जो कर्ण बहुला है, ये अपना थोड़ा सा प्रमोशन चाहता है जो इसको रायकर्ण नहीं दे रहा है। तो कर्ण बहुला क्या करता है कि यहां बैठा बैठा, गुजरात में बैठा बैठा दिल्ली को अप्रोच करता है, ठीक है। और इसको अप्रोच करता है, इसको इनवाइट करता है कि भाई आप लोग आओ गुजरात पे अटैक करो, यहां से जो भी सपोर्ट आपको देना होगा इंटरनल मैं दूंगा, आर्मी से लेके हथियार वथियार सब कुछ चीजें मैं आपको सप्लाई करूंगा। यहां तक क्लियर है? तो मैं बात कर रहा था गुजरात की। तो गुजरात से कर्ण बहुला नाम का एक जो वो सेनापति होता है, वो इनवाइट करता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, गुजरात के ऊपर अटैक करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे ईयर था 1299, ठीक है ना। यहाँ पे अटैक करना था गुजरात पे। गुजरात का राजा कौन था उस टाइम पे? रायकर्ण। क्लियर है? अब गुजरात की वैल्यू तो पता ही है, अगर आपको दिल्ली से गुजरात आना है तो आपको रास्ते में 4 किले हैं जो पार करने पड़ेंगे। क्लियर है मेरी बात? है ना, 4 किले हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कौन सा किला है, नाम बताते रहिए। कौन सा किला है? झाइन। दूसरा कौन सा है? रणथंभौर। तीसरा कौन सा है? चित्तौड़। और चौथा कौन सा है? जालौर। ठीक है ना, ये किले हैं जो आपको पार करने पड़ेंगे गुजरात पहुंचने के लिए। ऑलराइट, तो इसको अभी क्या है कि गुजरात से अब तो भाई इनविटेशन आ गया है। इनविटेशन आ गया का मतलब अभी तक तो ये था कि वो बिना इनविटेशन के इसके चाचा ने अटेम्प्ट लिया था, इसको इनविटेशन आ रहा है, इसको गुजरात का सपोर्ट मिला हुआ है ना।
गुड, चित्तौड़, ठीक है ना। तो इसको गुजरात का सपोर्ट मिला हुआ है। अब ये तो चाहेगा कि यार सपोर्ट है, सब कुछ है, तो अपने को अटैक करना चाहिए गुजरात के ऊपर, ठीक है ना। अब क्या करता है कि ये 1299 में जब ये सारा काम होता है तो 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता है, कहां पे, गुजरात में। ओके, झाइन ऑलरेडी इसके पास है, झाइन ऑलरेडी किसके पास है, दिल्ली सल्तनत के पास, क्लियर है, जालौर, ठीक है गौरव, गुड, ठीक है ना। झाइन किसके पास है, ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के पास है, ठीक है ना। अब आएगा कौन सा, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर, ठीक है ना। लिख देता हूं, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर, ये किले आएंगे, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं अपने पास ये हिस्सा तो है ही, तो अपने को अभी गुजरात जाना है, अपना टारगेट गुजरात है, ठीक है ना। तो हमें रणथंभौर में या चित्तौड़ में या जालौर में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर को उनकी परमिशन लेके वहां से क्रॉस करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो गुजरात है, हमें इनके साथ कोई भी किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। क्लियर है यहां तक की बात। तो यहां से अलाउद्दीन खिलजी अपनी आर्मी के साथ निकलता है दिल्ली और जालौर से, रणथंभौर की सीमा में पहुंचता है। तो जब ये रणथंभौर की सीमा में पहुंचता है तो रणथंभौर किसका है, किसके अंडर चला था रणथंभौर, हमीरदेव चौहान। उसकी आर्मी इससे पूछती है, हाँ जी कहां से आए हो, क्या है, कहां जा रहे हो, पूरा इंट्रोडक्शन होता है, पूरा इसका इंक्वायरी बैठती है, मतलब काइंड ऑफ इंक्वायरी। तो अलाउद्दीन की आर्मी जो होती है वो इसको रिप्लाई कर देती है, और रणथंभौर की जो आर्मी होती है उसको परमिशन दे देती है, जाइए भैया आगे जाइए, हमें आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि अनटिल अनलेस अटैक आपके ऊपर नहीं है, अनटिल अनलेस की युद्ध आपसे नहीं है, तो क्यों फालतू में उसमें इंटरफेयर करना है, ठीक है ना। तो यहां से अलाउद्दीन की जो आर्मी होती है वो रणथंभौर को सक्सेसफुली क्रॉस करती है, चित्तौड़ में पहुंचती है। अब जब अलाउद्दीन की आर्मी चित्तौड़ में पहुंचती है तो सेम चीज चित्तौड़ में होती है। चित्तौड़ की सेना उसकी आर्मी को रोक देती है कि हाँ जी कहां से आए हो, कहते दिल्ली से आए हैं। कहां जा रहे हो, कि जी गुजरात जाना है। क्यों जा रहे हो, कि सर कुछ युद्ध का मैटर है, हमारा कुछ वहां पे काम है, हम उसके लिए जा रहे हैं। तो कहता चलो ठीक है, आप दिल्ली से आए हो, गुजरात जाना है, जाओ। लेकिन क्योंकि आप चित्तौड़ की जगह से होते हुए जा रहे हो, चित्तौड़ के जो एरिया है आप उसको क्रॉस कर रहे हो, तो हम लोगों ने एक रूल बना रखा है। रूल क्या, हमारे यहाँ पे सिस्टम है, अगर आप इतनी बड़ी सेना के साथ हमारा क्षेत्र क्रॉस करोगे तो आपको टैक्स दे के जाना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, काइंड ऑफ फास्ट टैग। कि चित्तौड़ की आर्मी ने अलाउद्दीन से फास्ट टैग मांग लिया कि भाई अपना फास्ट टैग रिचार्ज करा के आओ, ऐसे हम जाने नहीं देंगे आपको। क्लियर है मेरी बात। आर्मी बोलते भैया दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत का मतलब समझते हो, कितने बड़े सुल्तान की आर्मी है, सुल्तान भी साथ में, और आप ऐसे कैसे यार हमसे टैक्स ले सकते हो। वो साफ सुथरे शब्दों में एक ही बात बोलते हैं, भाई देखो अगर आगे बढ़ना है तो पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो इसके आगे तो आप नहीं जा सकते। अलाउद्दीन और उसके व्यक्ति, उसके साथ के जो सेनापति थे, वो ये बात सोचते हैं कि अभी लगे हाथ हमें लड़ना है, कहां पे, गुजरात में। हमारी जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग है वो गुजरात पर अटैक करने के लिए है, और अगर हमें यहाँ पे इनके साथ लड़ना पड़ेगा क्योंकि चित्तौड़ में ये स्ट्रॉन्ग है ना, और अगर हमें लगे हाथ इनके साथ यहीं पे बिना प्लानिंग के अगर हम इनके साथ यहाँ पे लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है फिर जालौर में भी समस्या आए, और गुजरात के अंदर हम जिस पर्पज से जा रहे हैं वो पर्पज सॉल्व ना हो। इसलिए अलाउद्दीन की जो आर्मी होती है यहाँ पे टैक्स दे देती है, ठीक है ना। यानी कि चित्तौड़ की जो सेना है, चित्तौड़ के जो राजा हैं, वो दिल्ली के सुल्तान से टैक्स ले रहे हैं। देखो कमाल की बात है ना। उसके बाद यहां से वो पास करके आगे पहुंच जाते हैं जालौर में। जालौर में सेम चीज होती है, जालौर वाले बोलते हैं जी कहां से, वो बता देते भैया ऐसे ऐसे करके, चलो ठीक है जाओ, हमारे से तो कोई लेना देना नहीं है, कि नहीं आपसे कोई लेना देना नहीं है, कहते ठीक है जाओ, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जालौर में जाता है और जालौर को क्रॉस करने के बाद गुजरात के अंदर एंट्री लेते हैं, और गुजरात के अंदर युद्ध होता है किस किस के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी वर्सेस रायकर्ण, ठीक है। ओके, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है ना। तो रायकर्ण जो होता है वो उस युद्ध के स्टार्ट में थोड़ा बहुत लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत बैटल ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ता है, रायकर्ण सबसे पहले एक काम करता है, हाथ में चप्पल लेके वहां से सीधा निकल जाता है, रुकता ही नहीं वहां पे, ठीक है ना। रायकर्ण क्या करता है, गुजरात से भाग जाता है और असाइलम ले लेता है, कहां पे, देवगिरी में। मरा नहीं है, ये बात याद रखना, रायकर्ण मरा नहीं है, जिंदा है, ठीक है। गुजरात से भाग जाता है, कहां चला जाता है, देवगिरी चला जाता है। इवन अपनी वाइफ को भी अपने साथ नहीं लेके जाता। वाइफ बेचारी कहती रहती है भाई मुझे तो ले चल, मैं मरूंगी फालतू में। वो कहता नहीं नहीं तू यहीं रह, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, गुजरात का राजा रायकर्ण, वो गुजरात से भाग रहा है और असाइलम ले रहा है देवगिरी में। देवगिरी में किसका शासन था इस टाइम पे, यादवा डायनेस्टी का।
ठीक है ना। और यादव में राजा जो हुआ करते थे, ठीक है, राजा राम नाम था उनका, तो उन्होंने इसको असाइलम दे दिया, रायगढ़। रायगढ़ चला गया, तो ये जो बैटल था ऑटोमेटिकली गुजरात वाला कौन जीत गया, अलाउद्दीन की खिलजी इस बैटल को जीत जाती है और गुजरात के ऊपर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का जो कंट्रोल है वो हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। यहाँ गुजरात जीत जाते हैं। गुजरात जीतने के बाद अच्छा अलाउद्दीन क्या करता है, अपनी आर्मी को यहीं छोड़ देता है कि भाई चलो गुजरात जीत गए, मैं वापस निकल रहा हूँ कुछ चीजों के साथ, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे अपना लूट पाट करके जो भी मंदिर वंदिर जहाँ पे तुम्हें लूट पाट करनी हो उसको लूट पाट करना और तुम लोग वापस आ जाना, ठीक है ना। और वो क्या करता है, कमला देवी से शादी कर लेता है, अपने हरम में शादी करने का मतलब है अपने हरम में शामिल करना, ठीक है ना। अलाउद्दीन क्या करता है, कमला देवी को अपने हरम में शामिल कर लेता है और उसको लेके यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। अगेन जब निकलेगा तो जालोर पहुंचेगा, जालोर के साथ कोई इशू था नहीं, जालोर ने बोला भाई चले जा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये चला गया। अब ये अलाउद्दीन छोटी सी आर्मी लेके निकला था वहां से, है ना, कुछ अंगरक्षक टाइप के लोगों को लेके, फिर चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़ में फिर रोक लिया कि हाँ जी कहाँ से आ रहे हो, कि ऐसे ऐसे करके अभी गए तो थे यार 4-5 दिन पहले, कह रहा कोई बात नहीं सर, वो वापसी का भी हम लोग टैक्स लेते हैं। अब अलाउद्दीन ये कह रहा है कि यार अभी तो पूरी आर्मी लेके गए थे तब नहीं माने ये लोग, अभी तो 10-20 लोग हैं, तो अभी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो मारेंगे और, है ना। अलाउद्दीन बिना बहस करे उनको रिटर्न टैक्स भी दे देता, भैया ये पकड़ो अपना पैसा और हमें जाने दो, ठीक है ना। अगेन रणथंभौर में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन इनका अपना था। अलाउद्दीन यहाँ पे पहुंच जाता है दिल्ली, पर अलाउद्दीन जो दिल्ली का सुल्तान था उसको एक बात चुभ रही थी, दिल्ली का सुल्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी नाक के नीचे बैठा हुआ कोई भी सुल्तान इतना स्ट्रांग हो कि उससे टैक्स ले ले, कोई भी सुल्तान इस बात को हजम नहीं कर पाएगा। सेम चीज अलाउद्दीन के साथ थी, अलाउद्दीन भी मौके की तलाश में था, कभी तो मौका मिलेगा, ठीक है ना। खैर यहां तक की कहानी पूरी हो गई। अब उसके बाद अलाउद्दीन की आर्मी यहां से जब लूटपाट करके जा रही थी, चित्तौड़ पहुंची, फिर उनसे टैक्स लिया गया कि भाई टैक्स देके जाओ, ठीक है ना। और ये लोग परेशान हो गए थे यार, कह चित्तौड़ से हमारा रोज आना जाना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास गुजरात है, ठीक है, हमारे दिन के 25 राउंड लगेंगे चित्तौड़ और दिल्ली के बीच में, मतलब गुजरात और दिल्ली के बीच में, तो हर राउंड के ऊपर क्या होगा, हर राउंड के ऊपर ये तो टैक्स ही मांगता रहेगा हमसे, और ऐसे अगर टैक्स देते रहेंगे तो फिर हम काहे के सुल्तान भाई। क्लियर है ये वाली बात। तो चित्तौड़ की ये जो कहानी थी टैक्स देने वाली, थोड़ी सी ना हजम नहीं हो रही थी दिल्ली के सुल्तान को। खैर आर्मी जब चित्तौड़ से निकली और रणथंभौर पहुंची, तो यहां पे रणथंभौर और चित्तौड़ के बीच में, मान लो चित्तौड़ है, मान लो रणथंभौर है, यहाँ का बीच का जो एरिया है, यहाँ पे आर्मी रेस्ट कर रही थी, ठीक है। अब इसकी आर्मी के अंदर, अलाउद्दीन की आर्मी के अंदर, एक तो इसकी अपनी आर्मी थी जो पुरानी है, ठीक है, और दूसरी कौन सी आर्मी थी, मंगोल, जो इसने कन्वर्ट किए, ठीक है ना। ये दो बड़ी आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो ये दोनों जो आर्मी थी उसको लेके अलाउद्दीन मतलब वो दोनों आर्मी यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जब यहाँ पे बैठ के लोग रेस्ट कर रहे थे, तो अलाउद्दीन की आर्मी जो पुरानी उसके साथ थी और मंगोलों की जो आर्मी थी, इनके बीच में पैसों के बंटवारे को लेके क्या हो गया, विवाद हो गया, ठीक है ना। अलाउद्दीन और उसकी आर्मी के बीच में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी और मंगोल की जो कन्वर्टेड आर्मी थी, इनके बीच में पैसों को लेके विवाद हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि दोनों की जो आर्मी थी वहां पे हाथापाई पे उतर आई, है ना। अलाउद्दीन की आर्मी ज्यादा थी और जो मंगोल थे वो कम थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि आर्मी अलाउद्दीन की भारी पड़ी और जो मंगोलों की आर्मी थी इन सबको यहाँ से भागना पड़ा, और जब ये सारे यहाँ से भागे तो इन सबने असाइलम ले लिया कहाँ पे, रणथंभौर में। कहां पे असाइलम ले लिया, रणथंभौर में, ठीक है। तो जब मंगोल की सेना भागी तो कहां जाके छुप जाती है, रणथंभौर के किले में जाके वो वहां शरण ले लेती है, और रणथंभौर के जो राजा थे हमीर देव चौहान, वो उसको शरण दे भी देते हैं। तो मंगोल जाके बोलते हैं कि सर हमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ ऐसे करके आर्मी के साथ आए थे और ये मैटर हो गया, तो अब हमें असाइलम चाहिए। तो हमीर देव चौहान बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ। क्या सर, अलाउद्दीन खिलजी पता है ना दिल्ली का सुल्तान, उसे पता चलेगा कि आपने हमें शरण दे रखी है और आपने हमें शरण दे रखी है, तो कंफर्म आपके ऊपर अटैक करेगा। तो यार वो तो तुम छोड़ो, उसका चाचा भी आया था, 2 बार अटैक करके गए, बुरी तरह पिट के गए, तुम्हें रुकना हो तो यहाँ रुको, वो रूम तुम्हारे हुए, अखरोट अखरोट खाओ, बादाम बादाम खाओ, अपने जिंदगी के मजे लो, ठीक है ना। रणथंभौर या जो हमीर देव चौहान थे वो अलाउद्दीन को या इन लोगों को सीरियस तरह ले ही नहीं रहे थे, अगर हाँ देखी जाएगी, जब आएगा तब देखी जाएगी। खैर यहाँ से कुछ सामान और सारी चीजें लेके ये जो आर्मी थी दिल्ली पहुंचती है अलाउद्दीन की, और दिल्ली में जाके सारी की सारी बात बताती है कि इस तरीके से मंगोलों की जो सेना थी उन्होंने बीच में चीट किया, युद्ध हुआ, और उसके बाद वो लोग मारपीट करके भाग गए, इतना सामान लेके भागे और रणथंभौर में उनको शरण दे दी है। ये सारी की सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। और ये भी बोलते हैं सर हमने सुना है कि वापसी में आपने भी टैक्स दिया है चित्तौड़ में। कह रहा हाँ यार दे के आना पड़ा, कि आपने भी दिया, कि हाँ यार हम भी दे के आए हैं सर। तो उसके समझ में नहीं आता कि यार चित्तौड़ का क्या समाधान निकाला जाए। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो